आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे नाउन कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हम लोग संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और भाववाचक संज्ञा है उस भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होता है, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। तो इसमें हम लोग यह कह देंगे कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा मतलब क्या होता है, नाम। भाव का बोध कराएंगे, वस्तु का बोध कराएंगे, स्थान का बोध कराएंगे, व्यक्ति का बोध कराएंगे। और एक तरह से आप लोग याद रखिएगा, संज्ञा मतलब नाम होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराता है वह क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। और इस तरह से संज्ञा के 5 भेद: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जिसे समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा के बारे में समझा जाए तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। स्थान का बोध अर्थात यहाँ जाति का बोध होगा, यानी जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के चूँकि यह जातिवाचक के अंतर्गत है तो यहाँ हम लोग कह देंगे, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हम लोग यहाँ इस शब्द के अनुसार ही बता सकते हैं। जो जातिवाचक शब्द लिखा गया है इस शब्द के द्वारा ही हम लोग बता देंगे। जाति अर्थात यहाँ पर क्या होगा, जाति का बोध होगा। व्यक्ति यानी व्यक्ति का बोध होगा। भाव यानी भाव का बोध होगा। समूह अर्थात समूह का बोध होगा। द्रव्य अर्थात द्रव्यों के बारे में बोध होगा। तो यहाँ जातिवाचक के अंतर्गत जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे बच्चे, पक्षी, दीवार, घर, चित्र इत्यादि। जैसे बच्चे यहाँ पर लिख दिया गया है, तो यह बच्चे भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसे, जो बच्चा शब्द है यह एक जाति है। पक्षी शब्द यह एक जाति है। किसी भी पक्षी को हम लोग देखेंगे तो उसको पक्षी ही कहेंगे, अर्थात वो पक्षी एक जाति है। दीवार है, दीवार हम लोग देख रहे हैं तो दीवार कहेंगे। कहीं भी दीवार को देखेंगे तो दीवार ही कहेंगे। तो वह दीवार क्या हो गई, एक जाति के अंतर्गत ही आएगी। इसलिए यह सब शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराते हैं, वहाँ विशेष होना चाहिए, बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष इस पर ध्यान देना है, विशेष। जैसे आगरा, श्री राम, कुतुब मीनार, ये सब क्या है, ये विशेष व्यक्ति हैं, ये विशेष स्थान है, इसलिए यह शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जिन शब्दों से पदार्थों या प्राणियों के गुण, दोष या भाव का बोध होता है वहाँ या वह भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मीठा, ईमानदार, सर्दी इत्यादि। तो यह मीठा, ईमानदार या सर्दी जो शब्द है यह क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसके बाद समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जिन शब्दों से वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, समूह अर्थात समूह का बोध होता है, वह शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे सेना, परिवार,
पुस्तकालय इत्यादि। यहाँ हम लोग यदि सेना देखा जाए तो सेना में केवल एक आदमी नहीं रहेगा, बल्कि वहाँ सेना में केवल एक व्यक्ति नहीं होगा, वहाँ समूह होगा। उस समूह को सेना कहा जाता है। तो अर्थात यहाँ पर सेना जो है वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। परिवार, जो परिवार शब्द है, यह एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, अर्थात वहाँ समूह को प्रदर्शित कर रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा। पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में पुस्तकों का समूह होता है, इसलिए पुस्तकालय शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जिन शब्दों से धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नमक, गेहूँ, चांदी, सोना, ये सब क्या है, द्रव्य के अंतर्गत और धातु के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले संज्ञा के द्वारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखेंगे। उसके बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम लोग कैसे इनके शब्दों से हम लोग इन शब्दों को भाववाचक में बदल रहे हैं, इसको देखा जाए। तो संज्ञा जैसे नौकर या मानव, यह क्या है, संज्ञा है। तो नौकर से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वह हो जाएगी नौकरी। मानव से मानवता, तो नौकरी यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, मानवता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो नौकर से नौकरी, मानव से मानवता। ठीक उसी तरह सर्वनाम से निज, पराया, यह सर्वनाम शब्द है और निज से भाववाचक क्या बन जाएगा, निजत्व। पराया से परायापन। विशेषण में देखा जाए मधुर, भावुक, ये क्या है, विशेषण है। तो मधुर से मधुरता, भावुक से भावुकता, यानी ता प्रत्यय या पन प्रत्यय या हम लोग लगा करके जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण है तो उनके शब्दों से भाववाचक संज्ञा वाला शब्द हम लोग बना सकते हैं। जैसे मधुर में ता प्रत्यय जोड़ दिया गया है, भावुक में ता प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो ता प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। जैसे ठीक उसी तरह भावुक से भावुकता, भावुकता। क्रिया चुनना, कमाना, यह क्रिया शब्द है। तो चुनना से चुनाव, कमाना से कमाई। तो ई प्रत्यय भी लग जाता है कहीं कहीं, आई प्रत्यय। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, चुनना से चुनाव भाववाचक संज्ञा बन गई है, कमाना से कमाई भाववाचक संज्ञा बन गई है। अब जो क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताती है, जैसे निकट, दूर, तो निकट से निकटता, दूर से दूरी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्यय का प्रयोग से हम लोग जिसमें ता प्रत्यय है, पन प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, तो इन प्रत्ययों के प्रयोग से हम लोग जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया विशेषण या क्रिया वाले शब्द जो दिए गए हैं उनको हम लोग भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर रहे हैं या कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग इस संज्ञा को याद रखिएगा, संज्ञा के 5 भेद और किस तरह से संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो या क्रिया विशेषण हो, उन शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए संज्ञा, अगली बार हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे।